हेलो एवरीवन, आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्लास मॉनिटर में। आज मैं फिर लेके आया हूं ग्रुप डी 2025 का साइंस सेट प्रैक्टिस, जो कि चैप्टर वाइज में शुरुआत किया हूं। उसी का दूसरा लेक्चर फिजिक्स का अभी हम लोग चल रहे हैं, ठीक है। तो उसी का दूसरा लेक्चर, इससे पहले एक लेक्चर यानी जो मेजर और यूनिट है, पहला लेक्चर फिजिक्स का, वो सारे जितने भी एमसीक्यू एकदम निचोड़ एमसीक्यू निकाल के सारे एमसीक्यू आपके सामने प्रस्तुत कर दिया हूँ। दूसरा आज मेरा चैप्टर रहेगा हीट यानी उष्मा, ठीक है। तो उष्मा से संबंधित लगभग 100 से प्लस 100, 107, 108 सवाल रहेगी, ठीक है। और इसमें एक चैप्टर में इतना यानी चैप्टर वाइज दूसरा ये मेरा सेट प्रैक्टिस है, ठीक है। तो प्लीज अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा, और नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। चलिए, प्रीवियस ईयर सवाल जो कि रेलवे की ग्रुप डी 2025 का सेट प्रैक्टिस के रूप में पहला सवाल है कि वस्तु को गर्म करने पर उसकी अणुओं की क्या होती है? चाल बढ़ जाती है, ऊर्जा कम हो जाती है, भार बढ़ जाती है, या भार घट जाती है? तो यार ना, उसका चाल बढ़ जाती है, स्पीड से वह इस पे जो है उसका मोशन हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वस्तु को गर्म करने पर उसकी जो अणु है वो क्या होते हैं? चाल बढ़ जाती है। तो ऑप्शन नंबर एक जबरदस्त राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं कि जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तो उसके अणु क्या हो जाते हैं? तो जस्ट इसका उल्टा, इसका चाल घट जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, चाल घट जाती है, ठीक है। चलिए, तीसरा नंबर सवाल आते हैं। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया था? जबरदस्त सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण जो है सबसे पहले किसने दिया था? तो याद रखना है, रदरफोर्ड। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, रदरफोर्ड ने। नेक्स्ट आते हैं चौथा नंबर सवाल। उष्मा का एसआई मात्रक क्या होती है? तो याद रखना, उष्मा की एसआई मात्रक जूल होती है, ठीक है। उष्मा की एसआई मात्रक जूल होती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा नंबर सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा उष्मा का मात्रक नहीं है? कौन सा जो है आपका उष्मा का मात्रक नहीं है? देखिए, कैलोरी उष्मा का मात्रक बिल्कुल है, जूल भी है, किलो कैलोरी ये भी है, लेकिन डिग्री सेल्सियस नहीं है। ये तो हीट यानी तापमान का है ना, सॉरी, उष्मा का नहीं है, तापमान का है, डिग्री सेल्सियस। तो ऑप्शन नंबर डी, ये जो है ना वह मात्रक नहीं है उष्मा का। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। छठा नंबर सवाल। ताप का एसआई मात्रक क्या होती है? देखिए, सवाल वही पूछ दिया। ताप का एसआई मात्रक याद रखना है, यह सेल्सियस या केल्विन, ये सारे सेंटीग्रेड होती है, ठीक है। तो केल्विन यहाँ दिया गया है, तो एसआई मात्रक ऐसे केल्विन, लेकिन इसका जो यूनिट जो बताया जाता है वह डिग्री सेल्सियस के रूप में। तीन प्रकार के होते हैं तापमान का, डिग्री सेल्सियस, केल्विन और जो आपका फॉरेनहाइट है ना, तीनों होती है। तो लेकिन केल्विन यहाँ जबरदस्त राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं सातवां नंबर सवाल। एक किलो कैलोरी उष्मा का मान कितना होता है? एक किलो कैलोरी उष्मा का मान लगभग 4.2 इंटू 10 to the power 3 जूल होती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल, 8 नंबर सवाल है कि बर्फ का दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या हो जाएगा? तो याद रखना, बर्फ का अगर दाब बढ़ा रहे हैं तो उसका जो गलनांक है ना वह घट जाती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, गलनांक उसका घट जाती है अगर दाब बढ़ा रहे हैं तो। अगला सवाल। द्रव तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी अधिक संवेदी होता है, क्योंकि? तो द्रव तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी जो है अधिक संवेदी होता है, क्यों? क्योंकि इसका द्रव की अपेक्षा जो है अधिक प्रसार होने लगती है, फैलने लगती है, ठीक है, गैस वाला। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं कि ताप युग्म तापमापी की सिद्धांत किस पर आधारित है? देखिए, ताप युग्म तापमापी सिद्धांत जो है किस पर आधारित है? सवाल जबरदस्त किया गया है। तो याद रखना, ये जो है सीबेक के प्रभाव पर आधारित है। ऑप्शन नंबर एक यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर सवाल आते हैं। अत्यधिक ऊंचे तापों का माप जो है वह की जाती है। अत्यधिक ऊंचे तापों की माप वह की जाती है। तो याद रखना, अत्यधिक ऊंचे तापों की माप जो है पूर्ण विकिरण उत्तर माप उत्तराप मापी से किया जाता है। अत्यधिक ऊंचाई पे ताप टेम्परेचर की माप, ठीक है, पूर्ण विकिरण उत्तम मापी के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट आते हैं 12 नंबर सवाल। पूर्ण विकिरण उत्ताप मापी जो टोटल रेडिएशन पायरोमीटर किस सिद्धांत पर काम करती है? जबरदस्त सवाल।
तो यार ना पायरोमीटर जो है वह स्टीफन के नियम पर सिद्धांत पर आधारित है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, स्टीफन के नियम पर आधारित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर सवाल, दूर की वस्तुओं जैसे सूर्य आदि का तापमान किस तापमापी के द्वारा मापा जाता है? तो दूर की वस्तुओं की जो जैसे सूर्य है उसकी टेम्परेचर हमको मापना है, तो वो जो है ना पायरोमीटर यानी पूर्ण विकिरण उत्तापमापी के द्वारा मापी जाती है उसका टेम्परेचर। कोई भी चीज दूर में है और उसका टेम्परेचर बहुत हाई है, तो उसके मापने के लिए हमें पूर्ण विकिरण उत्तापमापी का इस्तेमाल करते हैं यानी पायरोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 14 नंबर सवाल, ठंडे देशों में पारा के स्थान पर अल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है क्योंकि? देखिए, ठंडे स्थलों में क्या होती है, अल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है। मतलब तापमापी, अगर मान के चलो अल्कोहल इस्तेमाल ज्यादातर हो रही है तो आपका टेम्परेचर, शरीर का टेम्परेचर एकदम सामान्य रहती है। ठीक है, ठंडे देशों में। तो ये अल्कोहल की इतना वरीयता क्यों दी जाती है? तो याद रखना, अल्कोहल जो है उसका द्रव्यनांक पर निम्नतर रखता है, यानी वो जो द्रव्यनांक है ना वह उसका निम्नतम यानी बहुत ही नीचे लेवल के रहता है, इसीलिए वह जो है आपका टेम्परेचर बनाए रखता है, वो भी सामान्य टेम्परेचर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इसीलिए अल्कोहल को वरीयता दी जाती है। नेक्स्ट आते हैं कि विकिरण पायरोमीटर को कितना तापक्रम तक मापा जा सकता है? विकिरण जो पायरोमीटर है कितना तापक्रम नापा जा सकता है? तो याद रखना ये 500 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। क्यों? क्योंकि पायरोमीटर हमेशा हाई लेवल जो डिग्री सेल्सियस है या टेम्परेचर है उसी को माप की जाती है, तो 500 मीटर से ज्यादा वाले ही माप की जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 16 नंबर सवाल आते हैं, थर्मोपल यानी ताप युग्मक बनाया जाता है। तो ताप युग्मक जो है वह कैसे बनाया जाता है? दो असदृश्य धातुओं से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य का ताप मापा जाता है, तो सूर्य का ताप जो है वह पायरोमीटर के तापमापी से मापा जाता है। अभी हम लोग जस्ट पढ़े, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सही कौन सा? देखिए, तीन जो है वह आपका टेम्परेचर मापने की यूनिट है। अब तीनों जैसे यहाँ दिया गया है, तो कौन सा जो दो आपस में जो है सही बता रहा है? तो कौन सा सही बता रहा है? तो यार अपना एफ -32 फॉरेनहाइट -32 बटे 9 इजकल टू डिग्री सेल्सियस बटे 5। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला सही है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल, सेल्सियस सेल्सियस मापक्रम पर जल का क्वथनांक बीपी और हिमांक जो है होते हैं। जल का क्वथनांक सेल्सियस डिग्री में वह कितना होता है? 100 डिग्री बॉइलिंग पॉइंट, और हिमांक यानी फ्रीजिंग पॉइंट कितना होती है? 0 डिग्री सेल्सियस। तो वही पूछ रहा है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट कितना है? तो यार मैं 100 डिग्री सेल्सियस। फ्रीजिंग पॉइंट यानी हिमांक कितना है? तो यार मैं 0 डिग्री सेल्सियस। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट सवाल है। ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य का ताप कितना होता है? तो परम शून्य का ताप -273 डिग्री सेल्सियस। इससे नीचे और भी डिग्री सेल्सियस नहीं नीचे जाएगा। ठीक है, परम शून्य ताप इसी को कहा जाता है, इससे नीचे और डिग्री सेल्सियस नहीं जाएगा, इससे नीचे और ठंडा नहीं होता। केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप जो है कितना होती है? तो यार केल्विन मान में 310 डिग्री केल्विन होती है। केल्विन मान में मानव शरीर का सामान्य तापक्रम। डिग्री सेल्सियस में पूछे तो डिग्री सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस रहेगी, और फॉरेनहाइट में पूछेगा तो यार 98.6 फॉरेनहाइट ये होती है मनुष्य की सामान्य तापक्रम। ठीक है, फॉरेनहाइट में पूछे तो 98.6 37 डिग्री सेल्सियस में और 310 केल्विन में। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल, कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फॉरेनहाइट तापमापियों में एक ही रहेंगे? मतलब कितना जो फॉरेनहाइट रहे या सेल्सियस, दोनों का मान एक ही रहेगा। तो कितना रहता है? तो यार ये जो है -40 डिग्री, ये फॉरेनहाइट रो या सेल्सियस दोनों एक ही है। तो ऑप्शन नंबर एक रहना आंसर हो जाएगा। ये सवाल पूछा जाता है बहुत ज्यादा बार। नेक्स्ट आते हैं, न्यूनतम संभव ताप कितना होता है? न्यूनतम संभव ताप जो है वह कितना होता है? अभी जस्ट बताया -273 केल्विन, इससे और कम नहीं होती है। सेल्सियस पैमाने पर 0 डिग्री फॉरेनहाइट स्केल पर कितने डिग्री कोण के बराबर होती है? 0 डिग्री अगर हम फॉरेनहाइट ले लिए तो वह सेल्सियस पैमाने पर कितना आ जाएगा? सवाल क्या है? तो सेल्सियस पैमाने पर लगभग 32 डिग्री। अभी हम लोग पढ़े थे 32 F -32 बटे 9 इजकल टू सेल्सियस, ये हम लोग पढ़े थे ना। जैसे यहाँ सी बटे, तो देखिए यहाँ 32 और फॉरेनहाइट अगर 0 रहेगी तो 32 रहेगा डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल, सेल्सियस 0 रहेगा तो फॉरेनहाइट
जो है वह 32 रहेगी। नेक्स्ट आते हैं, मानव शरीर की तापमान अभी फ़ारेनहाइट डिग्री में देखें तो 98.6 डिग्री। सेल्सियस स्केल पर यह कितना हो जाएगा? तो सेल्सियस स्केल पर यह कितना हो जाएगा? सवाल वही क्या है तो यार नहीं, ये 37 डिग्री। ठीक है, अभी हम जस्ट बताए थे कि सेल्सियस पैमाने पर अगर देखा जाए तो हमारा मानव शरीर का सामान्य तापक्रम 37 डिग्री होती है, फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन पर 310 डिग्री। फ़ारेनहाइट पर मापक्रम पर सामान्य वायुमंडलीय दाब पर उबलते पानी का तापमान कितना होता है? उबलते पानी का तापमान जो है वह कितना होती है? तो याद रखना 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, किसी मनुष्य की शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है? सामान्य तापक्रम जो है वह कितना होती है किसी मनुष्य का? तो याद रखना किसी भी मनुष्य की सामान्य तापक्रम 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होती है, तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होती है? तो एक स्वस्थ मनुष्य के जो तापक्रम होते हैं वह कितना होते हैं? तो याद रखना ये जो होती है वह 37 डिग्री सेल्सियस होती है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। किस तापमान पर फ़ारेनहाइट तापमापी का पाठ्यांक सेल्सियस तापमापी के 2 गुना हो जाता है? किस तापमान पर दुगुनी हो जाती है? तो याद रखना 160 डिग्री सेल्सियस पर। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 30 नंबर, जब गर्म पानी को मोटे कांच के गिलास के ऊपर छिड़का जाता है तो वह टूट जाता है, जिसका कारण क्या है? तो यार रखना जब गर्म पानी को मोटे कांच के गिलास के ऊपर छिड़का जाता है ना, तो वो जो है ना टूट जाती है, जिसका सबसे बड़ा कारण है कि अचानक ही गिलास विस्तारित हो जाती है, यही सबसे बड़ा कारण है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, पानी का घनत्व किस तापमान पर अधिकतम होती है? किस तापमान पर जो है पानी का घनत्व सबसे ज्यादा होती है? तो यह रखना है 4 डिग्री सेल्सियस पर। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक अगर हम गर्म करते हैं तो उसका आयतन क्या होगा? तो यार ना 4 डिग्री में उसका जो तापमान है सबसे ज्यादा हो जाएगा, यही बोले ना अभी हम लोग पढ़े, 4 डिग्री में सबसे ज्यादा उसका हो जाएगा। तो क्या होगी? तो सबसे ज्यादा हो जाएगा तो 0 से 4 डिग्री तक पहले उसका जो आयतन है वो घटेगा और फिर बढ़ेगा। ठीक है, 4 के बाद से 10 तक फिर बढ़ेगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये एकदम कंफ्यूजन वाला सवाल है, एकदम रट लेना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। कब? जब 0 डिग्री से 10 डिग्री सेल्सियस तक जाएंगे तब। 33 नंबर सवाल, साइकिल की ट्यूब का अधिकांशतः जो गर्मियों में क्यों फट जाते हैं? तो यार ना साइकिल के ट्यूब जो है अधिकांशतः गर्मियों में फट जाते हैं, जिसका कारण है कि गर्मी के कारण ट्यूब की हवा फैल जाती है और ट्यूब फट जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, हवा फैलने लगती है ना। नेक्स्ट आते हैं, शीशे की छड़ जो है जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है। शीशे की छड़ अगर हम भाप में यानी हीट में गुप्त ऊष्मा में रख देते हैं तो वो क्या होती है? वह जो धीरे धीरे उसकी लंबाई बढ़ जाती है, परंतु उसकी चौड़ाई क्या होती है? तो याद रखना है उसकी जो चौड़ाई है ना वह अव्यवस्थित रहती है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, जब एक धातु के ठोस गेंद के अंदर कोटर है, जब उस धातु को गर्म किया जाए तो कोटर का आयतन क्या हो जाएगा? तो कोटर का आयतन जो है बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर सवाल, अत्यधिक शीत ऋतु पे पहाड़ों में पानी की पाइपलाइनें फट जाती है। ऊंचाई जगहों पे पानी जो है ठंडा के दिनों में क्या होती है? फट जाती है पाइप। क्यों? तो याद रखना पानी जितना भी जमेगा उसका आयतन और बढ़ेगा, तो पानी के जमने से आयतन जो है वह बढ़ जाती है, यानी पानी फटने में जो है जमने में वह फैल जाती है, यही तो बोल रहा है आयतन बढ़ जाती है यानी फैल जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 37 नंबर सवाल, दो रेल पटरियों के मध्य जोड़ पर एक छोटा सा स्थान क्यों छोड़ा जाता है? जबरदस्त सवाल। तो दो रेल पटरियों के मध्य जो जोड़ है उस पर छोटा सा स्थान छोड़ा जाता है, क्यों? तो यह रखना है क्योंकि धातु जो है गर्म होने पर फैलती है और ठंडे होने पर संकुचित होती है, इसीलिए। ऑप्शन नंबर बी जबरदस्त राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, किसी झील की सतह का पानी जो है बस जमने ही वाला है, तो झील के अधस्तल में जल का तापमान क्या होगा? ठीक है, झील के अधस्तल यानी आधा तल पानी के नीचे उसका टेम्परेचर क्या होगा? तो अगर मान के चलिए उनका टेम्परेचर जो है वह पानी के ऊपर में तो 0 डिग्री सेल्सियस तक हो जाती है, उससे भी कम यानी बर्फ बन जाएगी, लेकिन नीचे कभी भी बर्फ नहीं बनता, वो लास्ट कितना जाएगा? 4 डिग्री सेल्सियस, याद रखना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट सवाल, 4 डिग्री सेल्सियस लास्ट जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल,
शीतकाल में जब झील के ऊपरी सतह का पानी बर्फ बदल जाती है, फिर भी जलीय जंतु जीवित रहते हैं, क्योंकि? वही सवाल किया है, क्योंकि तो यह ना पानी का घनत्व जो है ना 4 डिग्री सबसे अधिक हो जाती है, जैसे बर्फ के ऊपरी सतह के नीचे पानी रहता है। देखिए वही सवाल किया, अभी हम जस्ट बताएं कि अगर मान के चलो समुद्र में बहुत ज्यादा ठंडा है, माइनस में चल रहा है, तो पानी का ऊपरी लेयर ही बर्फ बनेगा, नीचे वाला बर्फ नहीं बनेगा। नीचे वाला ज्यादा से ज्यादा जो है 4 डिग्री सेल्सियस तक ही रहता है, इससे ज्यादा इससे कम नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए क्यों? क्योंकि वायुमंडल से कांटेक्ट टूट जाता है ना उसके बाद, तो कांटेक्ट जैसे ही टूट गया उसके बाद वो ठंडा नहीं होगा। तो इसीलिए जो है वह जीवित वो जलीय जंतु जो है वह जीवित रहती है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं 40 नंबर सवाल। उष्मा के संचरण की किस विधि में पदार्थ के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो है स्वयं नहीं जा पाते हैं? किस विधि के आधार पर? तो यार ना यह चालन की विधि के आधार पर। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर सवाल है कि द्रवों तथा गैस को उष्मा का स्थानांतरण निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा होती है? तो याद रखना ये संवहन विधि द्वारा होती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर सवाल, विद्युत केतली में पानी गर्म होता है। विद्युत केतली में जो है वह पानी गर्म होती है, किसके आधार पर? तो यानी संवहन के कारण। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, सूर्य की उष्मा पृथ्वी पर निम्नलिखित में से किस प्रकार के संचार के माध्यम से आती है? सूर्य का जो हीट है वह उष्मा है, एनर्जी है, वह पृथ्वी पर किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है? तो याद रखना ये विकिरण के माध्यम से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर सवाल, उष्मा के स्थानांतरण की किस विधि के माध्यम से आवश्यक नहीं है? उष्मा के स्थानांतरण की किस विधि में माध्यम जो है आवश्यक नहीं है? तो याद रखना यह विकिरण था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर सवाल, उष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? तो यार ना उष्मा का सबसे अच्छा चालक अगर देखा जाए तो चांदी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं कि चांदी की उष्मीय चालकता तांबे की उष्मीय चालकता की अपेक्षा क्या होती है? तो उष्मीय चालकता तांबे की अपेक्षा जो है वह अधिक होती है। यह हमेशा याद रखना, क्यों? क्योंकि उष्मा का सबसे अच्छा चालक तो चांदी है, तो तांबा तो उससे बैड कंडक्टर ही हुआ ना चांदी की अपेक्षा, तो चांदी क्या हो गया उससे अधिक जो है आपका चालकता हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल 47 नंबर, बोलोमीटर एक यंत्र है, यह क्या मापती है? बोलोमीटर क्या मापती है? बोलोमीटर क्या मापती है? तो यार ना बोलोमीटर जो है उसमें विकिरण को मापती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर सवाल, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाता है तो कमरे का तापमान क्या हो जाती है? अगर मान के चलो कमरे में फ्रिज रख दे और फ्रिज का दरवाजा खोल दिया जाए तो कमरे का तापमान क्या हो जाएगा? तो कमरे का टेम्परेचर बढ़ जाएगी, गर्मी बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, एक टेबल पंखे में बंद कमरे पर चलाने में कमरे की हवा क्या होती है? अगर हम टेबल पंखे बंद कमरे में चला रहे हैं तो कमरे का हवा क्या हो जाएगा? तो कमरे का हवा जो है ना वह गर्म हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। यदि किसी धातु को खाना पकाने के बर्तन बनाने में प्रयुक्त किया जाता है तो ताप चालकता क्या होगी? तो जरा ताप चालकता जो है वह कम होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन उष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है? तो यार ना उष्मा का सबसे अच्छा सुचालक समुद्र का जल है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। 52 नंबर सवाल, आणविक संगठन के द्वारा उष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? तो उष्मा का संप्रेषण जो है वह संवहन कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 53 नंबर सवाल आते हैं, सवाल है कि निम्नलिखित द्रवों में से कौन सा उष्मा का सबसे अच्छा चालक है? उष्मा का सबसे अच्छा चालक अगर देखा जाए तो कौन सा हो जाएगा? तो यार ना उष्मा का सबसे अच्छा चालक जो है आपका ऑप्शन के आधार पर पारा हो जाती है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। 54 नंबर सवाल आते हैं, सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? सूर्य विकिरण का कौन सा भाग जो है सोलर कुकर को गर्म कर देता है? इंपॉर्टेंट सवाल है, तो याद रखना ये जो है ना अवरक्त किरणें गर्म कर देती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 55 नंबर सवाल आता है, शीतकाल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं क्योंकि? शीतकाल में जो है हमें कपड़े गर्म रखते क्यों? क्योंकि शरीर की उष्मा बाहर जाने से रोक देती है और वह उष्मा जो है वह शरीर के अंदर ही आसपास रहने लगती है,
जिससे वायुमंडलीय कांटेक्ट जो है वह अवरुद्ध हो जाती है, परिणाम स्वरूप हमें गर्मी महसूस होने लगती है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन निम्नलिखित में से सबसे उचित कौन सा है? तो याद रखना, ये ऊपर में सफेद और नीचे वाला काला, ये जो है वह बहुत ही जबरदस्त राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, धूप से बचने के लिए अगर छाते का रंग चाहिए तो छाते का ऊपर वाला जो हिस्सा वह सफेद होना चाहिए और नीचे वाला काला। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 57 नंबर सवाल, सुबह का सूरज इतना गर्म नहीं होता जितना कि दोपहर का, क्योंकि? तो इसका मतलब शानदार सवाल किया गया है, इसका जबरदस्त राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखना है, सुबह के सूरज जो है ना, किरणों को अंतरिक्ष में अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। तो जितना दूर में रहेगा उसका डिफरेंस, हमारे सामने जो हमारा जितना भी डिफरेंस दूरी रहेगी वो उसका एनर्जी और वीक होते जाएगा, कमजोर होते जाएगा। इसीलिए जो है आपका, जैसे मान के चलिए ये है अर्थ, अब सूरज यहाँ है, तो सूरज ये जो यहाँ है जो इसके एकदम 90 डिग्री में, उसको ज्यादा गर्म देगा। अब सूरज हम लोग को उग रहा है तो मतलब यहाँ हम लोग, अब यहाँ है तो हमारा डिस्टेंस ज्यादा है ना यहाँ पर, तो उसका एनर्जी और तो कम होते जाएगा ना, तो दूर ज्यादा है तो फिर हम लोग को गर्मी कम महसूस होगी। हाँ, यही सूरज धीरे धीरे यहाँ आ जाएगा तो हम लोग को सीधा आ जाएगा, तो दोपहर, तो इससे अगर ज्यादा गर्मी, फिर शाम हो जाएगा, फिर दूर हो जाएगा, तो फिर यहाँ कांटेक्ट में दूर हो जाएगा तो यहाँ भी ठंडा महसूस होगा। तो इसीलिए दोपहर में ज्यादा गर्मी महसूस होती है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, ग्रीष्म काल में हमें सफेद वस्त्र धारण करने की सलाह दी जाती है, क्यों? जबरदस्त सवाल किया है। अगर गर्मी के दिन में हमें सफेद कपड़ा दिखने, बाजार में सबसे ज्यादा अगर कोई पहनता है सफेद कपड़ा ही पहनता है गर्मी के दिन में, क्यों? तो यार में सफेद वस्त्र जो है ना, ताप को कम अवशोषण करती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। सफेद कपड़ा जो है आपको, जैसे मान के चलिए कोई कपड़ा पहना हुआ है, अब सूरज का लाइट आया है, ये जो है ना परावर्तित कर देती है लाइट को, गर्मी को हटा देती है, वहां से परावर्तित कर देती है। कौन? सफेद कपड़ा। यही अगर काला पहनता तो ये क्या होता, ऑब्जर्व कर लेता, अंदर में ही ये इसका हीट ले लेता, तो गर्मी महसूस होती ना। तो इसीलिए व्हाइट कपड़ा पहनना पसंद करते हैं लोग। नेक्स्ट आते हैं, ऊनी कपड़े सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म होती है, क्योंकि? ऊनी कपड़े, ठीक है, ऊनी कपड़ों में ज्यादा गर्मी होती है, जबकि सूती कपड़ों की अपेक्षा जो है वह ज्यादा गर्मी होती है, क्योंकि? तो यह रखना सबसे बड़ा कि ताप के अच्छे रोधक है। ऊनी कपड़े जो है ना वह ताप को अच्छे अवशोषक है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिक ज्वालक पैदा होते हैं? अधिक ज्वालक जो है वह किसके द्वारा पैदा होते हैं? ध्यान रखना, भाप, भाप में बहुत ज्यादा हीट होती है, बहुत ज्यादा गर्मी होती है भाप में, इसीलिए ज्वालक वही गुप्त ऊष्मा सबसे ज्यादा इसमें पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 61 नंबर सवाल आता है कि अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक है, यह किसका नियम है? बहुत शानदार सवाल। तो यार ना, ये किरचॉफ का नियम है। किरचॉफ का नियम यही कहता है कि अच्छे उत्सर्जक जो है अच्छे अवशोषक भी है। तो ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर हो जाएगा, यह किरचॉफ का नियम है। नेक्स्ट आते हैं 62 नंबर, किसी कृष्णिका के एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल से प्रति सेकंड उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा उसके परम ताप के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होते हैं, यह कौन सा नियम बताता है? तो यार यह स्टीफन का नियम बताता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 63 नंबर आते हैं, स्टीफन का विकिरण नियम क्या है? तो यार स्टीफन का विकिरण नियम होती है ई समानुपाती जो होती है टी का पावर 4। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 64 नंबर, किसी वस्तु के ठंडे होने की दर वस्तु और उसके चारों ओर के मध्य के तापांतर के क्रमानुपाती होते हैं, यह कौन सा नियम है? तो यार ना, किसी वस्तु को ठंडे होने की दर वस्तु और उसके चारों ओर जो तापांतर है उसके अनुक्रमानुपाती होते हैं, ठीक है, यानी उसी के सीधे सीधे होते हैं। यह नियम किसने कहा था? तो यार ना, यह जो है न्यूटन के शीतलक नियम के आधार पर यही जिक्र किया गया है। तो ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 65 नंबर आते हैं कि थर्मस फ्लास्क के आविष्कारक कौन है? तो थर्मस फ्लास्क के आविष्कार कारक जो है वह डेवार है। ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, थर्मस फ्लास्क तरल पदार्थों में लंबे समय तक गर्म रहता है, क्योंकि? तो यानी थर्मस फ्लास्क जो है वह तरल पदार्थों में लंबे समय तक गर्म रहता है, क्योंकि? तो यार अपना ये राइट आंसर हो जाएगा, चमकदार आंतरिक दीवार और बाह्य आवरण की दोहरी दीवारों में ऊष्मा निकलने से प्रविष्ट होने से रोक लेती है। ये राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जबरदस्त राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 67 नंबर सवाल की, किसी
किस विधि से ऊष्मा स्थानांतरण को न्यूनतम करने के लिए थर्मस फ्लास्क की दीवारें कलई की जाती है? तो याद रखना, यह विकिरण की जो है न्यूनतम करने के लिए फ्लास्क की दीवारों में जो है कलई की जाती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल। किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का तापमान जो है 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर लगी ऊष्मा कितनी होगी? ठीक है, अगर किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का तापमान 1 डिग्री बढ़ा दिया जाए तो उसकी ऊष्मा क्या होगी? तो याद रखना, उसकी ऊष्मा जो है विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। 69 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किसमें सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होती है? सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान किसमें होती है? तो याद रखना, सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान जो है वह किसमें होती है? तो याद रखना, जल में होती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जल में होती है। चलिए नेक्स्ट आते हैं अगला सवाल। मोटर गाड़ी के रेडिएटर को ठंडा करने के लिए पानी का व्यवहार किया जाता है, क्योंकि? तो याद रखना, ये जो पानी की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है इसीलिए पानी का व्यवहार किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। शीतलक के रूप में बहुत शानदार है। निम्न तापीय इंजनों, क्रायोजेनिक इंजन जो है वह अनुप्रयोग किया जाता है। क्रायोजेनिक इंजन में क्या इस्तेमाल किया जाता है? तो याद रखना, रॉकेट प्रौद्योगिकी में इस्तेमाल होती है जो है वह क्रायोजेनिक जो है आपका इस्तेमाल होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसमें लिक्विड फ्यूल भरा जाता है। नेक्स्ट आते हैं, निम्न तापीय परीक्षण जो है किस ताप पर किया जाता है? निम्न तापीय परीक्षण जो है वो -196 डिग्री सेल्सियस पर ताप किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 73 नंबर सवाल, किसी ठोस पदार्थ के बिना दरों में सीधे वाष्प में अवस्था में बदल दिया जाए तो उसे क्या कहते हैं? तो उसी को तो ऊर्ध्वापातन कहा जाता है। सीधे वाष्प, कोई ठोस है जैसे कपूर, कपूर हाथ में रखिएगा कुछ देर बाद गायब हो जाएगा, यानी लिक्विड बने डायरेक्ट हवा में मिल गया, उसी को कहा जाता है ऊर्ध्वापातन। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कि जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ ऊष्मा पाकर द्रव में परिणत हो जाती है, जैसे कोई ठोस है, सॉलिड है, वो जो होता है लिक्विड बन जाता है हीट देने के बाद, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो यार ना, इस प्रक्रिया को गलनांक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या कहा जाता है? तो गलनांक। नेक्स्ट आते हैं 75 नंबर सवाल। जिस तापमान पर कोई द्रव जो है ऊष्मा पाकर वाष्प में बदल जाता है, कोई द्रव जैसे लिक्विड है उसमें हीट दे, जैसे पानी ये गर्म कर दे रहे हैं तो पानी में क्या भाप बन जा रहा है, भाप बनने के बाद पानी धीरे धीरे उड़ते जा रहा है, यानी पानी गायब होते जा रहा है जब बॉइलिंग होगा उस टाइम। तो ये इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो जानना, इस प्रक्रिया को क्वथनांक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ग्रुप डी में ना एकदम ऐसे ही बेसिक सवाल पूछा जाता है, एकदम बेसिक सवाल। अगर बेसिक नॉलेज आपको है तो यार ना कोई भी आपको नहीं रोक सकता है, मतलब सरकारी एग्जाम निकालने में। प्लीज ऐसे बेसिक सवाल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। 76 नंबर, शुद्ध पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिला देने पर वह गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यानी अशुद्धियों में गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यही सवाल किया है। तो जानना है, गलनांक घट जाएगी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। गलनांक क्या होगी? घट जाएगी। मिश्र धातुओं की गलनांक उसके अवयवी धातुओं की अपेक्षा क्या होती है? तो यार मिश्र धातुओं की अपेक्षा उसके अवयवी धातुओं की जो अपेक्षा होती है, मिश्र धातुओं की गलनांक उसके अवयवी धातुओं की अपेक्षा क्या होती है? तो याद रखना, ये जो है निम्न हो जाती है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 78 नंबर, द्रव के वाष्प में पदार्थ की अवस्था परिवर्तन को क्या कहा जाता है? तो याद रखना, इसे वाष्पन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठोस से द्रव में पदार्थ की अवस्था परिवर्तन को क्या कहते हैं? ठोस से द्रव में पदार्थ की अवस्था परिवर्तन को क्या कहा जाता है? तो याद रखना, इसे गलन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। दाब बढ़ने से किसी द्रव का क्वथनांक क्या होती है? तो याद रखना, दाब बढ़ने से किसी द्रव का क्वथनांक जो है वह क्या होती है? तो याद रखना, द्रव का क्वथनांक बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अपद्रव्यों को मिलाने से गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? जबरदस्त सवाल। तो अपद्रव्यों को मिलाने से गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो याद रखना, ये गलनांक घट जाती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। पानी कब उबलने लगती है? जबरदस्त सवाल। पानी कब उबलने लगती है? ठीक है, तो यार ना, पानी जो है वह जल की स्थितीय वाष्प दाब वातावरणीय दाब के बराबर हो जाए तब उबलने लगती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ जबरदस्त राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, पानी का त्रिगुणात्मक बिंदु ट्रिपल पॉइंट कौन सा होता है?
तो याद रखना पानी का जो त्रिकोणात्मक बिंदु है वह कौन सा होती है? तो याद रखना यह 273.16 केल्विन होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 84 नंबर सवाल, किसी द्रव के वाष्पीकरण होने से उसका तापमान क्या होती है? किसी द्रव में अगर वाष्पीकरण हो जा रही, भाप बनकर उड़ जा रही है, तो उसका तापमान क्या होती है? तो यार ना तापमान भी घट जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 85 नंबर, वह ताप जिस पर बर्फ, पानी और वाष्प संतुलन में बना रहता है क्या कहलाता है? तो उसे क्या कहते हैं? तो याद रखना इसे त्रिक बिंदु कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 86 नंबर आते हैं, चावल को पकाने में कहाँ अधिक समय लगेगा? समुद्र तट पर, समुद्र की गहराई पर, शिमला में या माउंट एवरेस्ट पर? तो यार रखना अधिक जो हमें समय लगेगा वह माउंट एवरेस्ट यानी ऊंचाई में ज्यादा समय लग जाएगी। क्यों? क्योंकि वहां की वायुमंडलीय दबाव जो है वह कम हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, जल का क्वथनांक जो बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? तो यार ना जल का क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट कितना होती है? देखिए, सदैव 100 डिग्री सेल्सियस, ये मतलब सही है, लेकिन सदैव दरिया उसके हिसाब से सही नहीं है। पात्र की पदार्थ पर नहीं, पात्र के पदार्थ पर निर्भर नहीं करता, अपेक्षित आर्द्रता पर भी निर्भर नहीं करता है, जल की खुली सतहों पर निर्भर करता है। ये खुली सतह पर निर्भर करता है, ये सवाल सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 88 नंबर, ऊंची पहाड़ियों पर हिमपात क्यों होते हैं? ऊंची पहाड़ियों पर हिमपात क्यों हो जाते हैं? यार ऊंची पहाड़ियों पर तापमान जो हिमांक से कम हो जाती है, अतः जल वाष्प जमकर बर्फ बन लगती है, इसीलिए। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 89 नंबर सवाल। सवाल है कि किसी पहाड़ी का चोटी पर जल अपेक्षाकृत कम तापमान पर ही उबलने लगता है, क्योंकि? तो यार ना किसी पहाड़ी की चोटी पर जल की अपेक्षाकृत कम तापमान पर ही उबलने लगता है, इसका जबरदस्त राइट आंसर हो जाएगा, वायुमंडलीय दबाव कम होती है, इसीलिए। ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर हो जाएगा। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनते हैं, क्यों? तो यार ना तेज हवा वाली रातों में वाष्पीकरण की दर जो है ना वह तेज होती है, इसीलिए ओस नहीं बन पाता है। तो ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो यार ना ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वापातन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 92 नंबर है कि बर्फ के दो टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े जो है आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि? तो टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्यों? तो यार ना दाब अधिक होने पर बर्फ का गलनांक जो है घट जाती है, इसीलिए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 93 नंबर, बर्फ पर स्कैंडिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या हो जाएगा? बर्फ में स्कैंडिंग करते हैं ना, दौड़ वाला, रनिंग वाला, वह प्रदर्शित हो रही है, तो दाब बढ़ाने पर जो है उसका बर्फ का गलनांक क्या हो जाएगा? तो बर्फ का गलनांक उस पर क्या हो जाएगी? तो याद रखना ये जो है ना वह घट जाएगी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। 94 नंबर सवाल आते हैं, किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसका वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो याद रखना किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो जानना उसी को तो वाष्पीकरण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर हो जाएगा। पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित तापमान पर उबलने लगता है, किस तापमान पर उबलने लगता है? तो जानना 100 डिग्री से कम पर ही तापमान पर ही उबलने लगता है पहाड़ों में। ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर हो जाएगा। वायुमंडलीय दबाव की कम महसूस होना ही 100 डिग्री सेल्सियस से कम पर ही पानी उबलने लगती है। तो ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 96 नंबर सवाल है कि वह उत्सर्जित या अवशोषित ऊष्मा जो पदार्थ के अवस्था परिवर्तन तो करती है परंतु ताप में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होने देती है, यह क्या कहलाती है? तो याद रखना ये जो है वह गुप्त ऊष्मा कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 97 नंबर की बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है? बर्फ की गलन की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है? तो याद रखना है 80 डिग्री कैलोरी पर ग्राम। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। वाष्प की गुप्त ऊष्मा कितनी? देखिए बर्फ वाला 80, ये याद रखना है। वाष्प वाला कितना होता है? तो याद रखना वाष्प वाला 536 कैलोरी पर ग्राम होती है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं 99 नंबर सवाल, भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्यों? क्योंकि याद रखना भाप में ना जो गुप्त ऊष्मा बहुत ज्यादा होती है,
तो गुप्त ऊष्मा होने के कारण भाप में बहुत ज्यादा जलन महसूस होती है, अपेक्षाकृत जल्दी है उबलते हुए पानी से। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 100 नंबर सवाल आते हैं। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम क्या संरक्षित होता है? ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से संरक्षित होती है क्या? तो यह ना ऊर्जा का। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 101 नंबर सवाल। आंतरिक ऊर्जा के संकल्पना ऊष्मागतिकी के नियम किस नियम पर मिलती है? तो आंतरिक ऊर्जा की जो संकल्पना है ऊष्मागतिकी की किस नियम पर जो है वह मिलती है? तो यार ये प्रथम नियम पर मिलती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उद्धोष्म परिवर्तन एडियाबैटिक चेंज जो है वह क्या है? तो यार ये जो है ऊष्मा अपरिवर्तित रहती है, यही ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। समतापीय परिवर्तन ये क्या है? तो समतापीय परिवर्तन जो है ताप अपरिवर्तित रहे, यही इसी को कहा जाता है समतापीय। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का क्या कार्य है? थर्मोस्टेट का क्या कार्य है? तो यार एक समान तापमान बनाए रखना, यही थर्मोस्टेट का काम है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? तो यार ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम जो है वह आपका ताप संरक्षण पर आधारित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? तो जानना है सूर्य की सतह का तापमान जो है वह कितना होती है? 6000 डिग्री सेल्सियस, 6000 केल्विन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। गर्म मौसम में पंखा चलाने से आराम महसूस होती है क्योंकि? तो यार गर्म के दिनों में पंखा अगर हम चला रहे हैं तो ये क्या होती है? तो हमारा पसीना जो तेजी से वाष्पीकृत हो जाती है, इसीलिए वाष्पीकृत यानी वो तेजी से वाष्प बन के उड़ जाती है, इसीलिए ठंडक महसूस होती है। तो ऑप्शन नंबर बी जबरदस्त राइट आंसर हो जाएगा। 1 नंबर सवाल है कि थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? थर्मोस्टेट का प्रयोजन जो है ताप को स्थिर बनाए रखना, यही काम है। सेल्सियस में मान जो है वह 300 डिग्री केल्विन किसके बराबर होगी? तो यार 27 डिग्री सेल्सियस के बराबर होगी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 109 सवाल था, ये सारे आपका आंसर कीज। थैंक यू सो मच गाइस, यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये मेरा दूसरा फिजिक्स का दूसरा चैप्टर का टोटल एमसीक्यू निचोड़ एकदम लेके आया था। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। ठीक है, नए नए कंटेंट और मटेरियल के साथ। ये जो है आपका ग्रुप डी का केवल और केवल साइंस प्रैक्टिस है, और वो भी एकदम चैप्टर वाइज आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। ठीक है, और ग्रुप डी का सेट प्रैक्टिस का भी अलग से करवा रहा हूँ, वो नहीं देखे तो उसका प्लेलिस्ट बहुत सारे बने हुए हैं, वहां देख दीजिएगा। ठीक है, चलिए थैंक यू। और ये सारे पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उसका टेलीग्राम का लिंक है, उसी पर प्रोवाइड कर दी जाएगी। वहां से आप यहाँ से सेट प्रैक्टिस के रूप में फिर से मतलब सेट मार सकते हैं। ठीक है, चलिए थैंक यू अगेन, बहुत बहुत शुक्रिया।